हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप लर्निंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 का 5th चैप्टर है जिसका नाम पदार्थों का पृथक्करण। तो वो आज हम रीड करेंगे। और इस पदार्थ का जो उद्देश्य है, हमें पदार्थों का पृथक्करण सिखाना है। मतलब आपके सामने एक मिश्रित है, एक मिश्रण है, पदार्थों का मिश्रण है। अर्थात एक मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है, तो उनको हम किस प्रकार अलग करेंगे, अलग अलग पदार्थ में उन्हें कैसे बांटेंगे, तो वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। क्योंकि जैसे पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने वस्तुओं का समूहन किया था, उसमें तो हमने क्या किया, वस्तुओं को एक समूह में डाला था। इस चैप्टर में हम पदार्थों को का जो मिश्रित रूप है, उस मिश्रित रूप में से उस पदार्थ को हम कैसे निकालेंगे, तो वो सीखेंगे। जिसके लिए हमने कई विधियां पढ़ेंगे, जैसे हस्तचयन विधि है, चालन विधि है, वाष्पन विधि है, संघनन विधि है। इस प्रकार की बहुत सारी विधियों के बारे में हम जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम जो इस प्रकार की चीज़ों को बहुत काम में लेते हैं। तो आइए शुरू करें। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन ही कह रही है कि जो मिश्रण है, ये आपका एक पात्र है। इसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हैं, कुछ गोल शेप में, कुछ इस टाइप के ट्रायंगल शेप में है, कुछ आपके स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये 3-4 तरीके के मैं एक साथ रख देती हूँ। अब इन सबको हम अलग अलग करेंगे कि ट्रायंगल वाले एक तरफ हो जाए, गोल शेप वाले एक तरफ हो जाए और स्क्वायर वाले एक तरफ हो जाए। तो इन सब को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, उन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। देखेंगे आगे कि जैसे कि ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसमें क्या कर रहा है कि ये जो चाय कप में जा रही है और जो पत्ती है वो चलनी के द्वारा अलग हो रही है। तो अलग करने का कार्य कर दिया ना द्रव से, उसकी चाय की पत्ती को इन्होंने अलग किया। किसके माध्यम से? चलनी के माध्यम से। आगे देखेंगे, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। हम जानते हैं कि जो अनाज है पूरा, जैसे कि ये बाजरे की फसल है, बाजरा ये है और फसल मतलब उसका जो भूसा ये है। तो अब ये तो नहीं है ना कि हम मनुष्य पूरा पेड़ एक साथ खा लेंगे या फिर हम जानवर को पूरा पेड़ एक साथ दे देंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। अनाज को एक तरफ अलग करते हैं, भूसे को एक तरफ अलग करते हैं। तो ये भी विधि, कोई विधि होगी तभी तो अलग कर पाते हैं, वरना हम तो साथ ही साथ खाते हैं इन सब चीज़ों को। आगे देखिए, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। मंथन का मतलब होता है कि जैसे कि गांव में आपने देखा होगा, लकड़ी की एक रई होती है, उसको रई बोलते हैं। उस रई को मतलब एक ऐसे घुमाते हैं जैसे उसको विज्ञान की भाषा में तो विडोलन बोलते हैं। जैसे घुमाना भी एक कई प्रकार का होता है कि आधा एक तरफ, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन घूमती है, ये छाछ वाली जो मशीन है एक उसमें घूमती है, जैसे उसको साइंस की लैंग्वेज में अपकेंद्रीय बल, हाँ अपकेंद्रीय बल लगता है। जैसे कि एक बार रुकेंगे फिर देखिए, जैसे कि अंदर की तरफ बल लग रहे और उन्हीं बल बाहर की तरफ लग रहे, तो कुछ बल अंदर की तरफ, कुछ बल, तो ये एक आपस में बैलेंस करके चलती है वो छाछ की मशीन, आपकी वॉशिंग मशीन, जिसमें से एक बार लेफ्ट तरफ पूरा राउंड होता है, फिर राइट की तरफ राउंड होता है। तो उसके द्वारा भी अलग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंथन बोलते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। हाँ, पिछले चैप्टर में मैं बता चुकी हूँ आपको कि जैसे कि रुई के जो नींबू नुमा जो आपके बिलौने हैं, इस बिलौने में जो रुई है, इसको ओटना मतलब एक हाथों से द्वारा इसके रुई को और इसके बीज को अलग करते हैं, जिसे कपास ओटना कहते हैं। कशा कसा कदाचित आपने नमकीन, दलिया, पोया खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक निकाल दिया होगा। कई बार छोटे बच्चे कहते हैं ना कि आपने पोए में तो मिर्च डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी, प्याज डाल दिए, उन्हें पसंद नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उसमें से उनको हाथों से निकाल निकाल के बाहर कर देते हैं। आगे देखेंगे, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, आपको उन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप इस प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? हाँ, आम और अमरूद को तो अलग करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े हैं और दोनों को हम अलग कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है जब चीज़ें बारीक हों, जब उन्हें
अलग करना। हाँ ये देखो, ये रही है दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जा रहा है, जो एक तरफ तो ये लेफ्ट चलेगा फिर राइट चलेगा। कंटिन्यू करते हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमृतों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। होता ही है फ्रेंड्स, यदि आपको अमरूद और आम को अलग करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली कर सकते हो, और जब आपको रेत और नमक को दिया जाए तो उनको अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। तो फिर कौन सी विधि काम में लेंगे, क्योंकि उनको तो हस्त चयन विधि मतलब आपने हाथों के द्वारा उनको अलग अलग कर लिया, लेकिन इनको किस विधि द्वारा अलग करेंगे तो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। परंतु पहले यह जानना चाहते कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। आवश्यकता तो होती ही है, क्यों आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता है तभी तो आविष्कार हुआ है, आवश्यकता ही नहीं होती तो आविष्कार भी क्यों होता, क्यों ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों को अलग करना। तो ज़रूरत भी हमें पता चलेगी और उसका समाधान भी पता चलेगा। क्रियाकलाप 4.1 क्या है। 1 इस चैप्टर में क्या क्रियाकलाप बहुत है, लेकिन इतने कुछ क्रियाकलाप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उनको थोड़ा स्किप करूँगी। आगे चलेंगे, इस टेबल को पढ़ेंगे एक बार। हाँ, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं हम पदार्थों का अलग। पृथक्करण प्रक्रम चावलों से पत्थरों को पृथक करना। यदि चावलों से पत्थर को अलग ही नहीं करेंगे तो खा जाएंगे क्या, और खा भी नहीं सकते, इसलिए अलग करना तो ज़रूरी है। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक कर रहे हैं, 2 विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। और पृथककृत अवयव को हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, मतलब पृथक्करण प्रक्रम भी है कि अलग अलग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट उसमें तो हम पढ़ेंगे जैसे चावलों से पत्थर को अलग करना, मक्खन द्वारा प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, मक्खन प्राप्त करने के लिए चाय की पत्तियों को पृथक करना। इन सब को अलग करें। यदि हम चाय की पत्ती को पृथक नहीं करेंगे तो चाय की पत्ती हमारे शरीर को पहुंच के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मक्खन को दूध से या दही से अलग करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध की अपनी एक विशेषता है, दही की एक अपनी है, घी की अपनी है। यदि घी को अलग ही नहीं करेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ों में घी को उपयोग में कैसे लेंगे। फिर है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य नंबर 1 है कि 2 विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। 2 अलग अलग उपयोगी पदार्थों को अलग करना। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। अब अनुपयोगी जैसे कि चावल से कंकर को अलग कर रहे हैं तो अनुपयोगी पदार्थ को अलग कर दिया। हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। तो कई बार क्या होता है कि जो हमें प्योर शुद्ध चीज़ें तो इस दुनिया में बहुत ही कम मिलती है। जैसे अनाज है, अनाज खरीद के लाते हैं तो वो साफ़ मिल जाए, 100% श्योरिटी नहीं होती। कोई भी दाल वगैरह लाते हैं तो वो उनमें कंकर पत्थर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कंकर पत्थर का दाम ही तो लोग बचाते हैं, तो इसलिए वो अशुद्धियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। समझ में आए। तो इन सबको अलग करना ज़रूरी है। पृथककृत अवयवों का हम क्या करते हैं, ठोस अवयव को हम फेंक देते हैं, कंकर पत्थर है, लकड़ी है, उनको फेंक देते हैं। अशुद्धियों को भी फेंक देते हैं और दोनों अवयवों का उपयोग हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो ये टेबल है कि जैसे कि ये जो पूरा एक सेट है, एक बार फिर से देखेंगे टेबल को। ये जो सेट है, जैसे चावल से पत्थर को जो पृथक किया, तो इसमें क्या किया कि 2 विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक किया, क्योंकि चावल अपनी जगह है और पत्थर अपनी जगह है, लेकिन इतना बारीक पत्थर कुछ काम नहीं आता। और ठोस अवयव जो चावल में जो पत्थर निकला उसको फेंक देंगे। मक्खन द्वारा प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। तो अनुपयोगी अवयव है वो भी दूर हो गए, क्योंकि छाछ है, छाछ इतना उपयोग में नहीं लेते और दूध काम में आ गया, घी काम में आ गया, छाछ को अलग कर दिया। अशुद्धियों को फेंक देते हैं, अशुद्धियाँ भी निकल जाती है। और चाय की पत्तियों के लिए हानिकारक अवयवों को, अशुद्धियों को दूर करना। जो चाय की पत्ती हमारे शरीर का कई बार नुकसान भी पहुंचाती है, तो ये आपस में रिलेटेड भी कर सकते हैं इस टेबल को और रिलेटेड नहीं भी कर सकते, दोनों ही चीज़ें हैं। बस उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि कैसे तो अलग करते हैं, किन किन चीज़ों को फेंकते हैं और किन को अपने पास रखते हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, सीधी सी। जो आपके काम की चीज़ें उन्हें आप रखिए, जो आपके काम की चीज़ नहीं है उनको फेंक दीजिए, बस उनको अलग कर लीजिए। आगे देखेंगे।
यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 5.1 में देखेंगे जो पृथक्करण की विधियाँ हैं, पृथक्करण किन विधियों के द्वारा से होता है। तो जब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, इनमें से कई विधियों का उपयोग हमने अब दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। नंबर फर्स्ट जो विधि है वो उसको नाम है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि थोड़ा वो होता है जैसे कि आपने एक अनाज सुधार रहे हैं, गेहूँ में से कंकर पत्थर को बीन रहे हैं, तो बस उसी को ही हम हस्तचयन कहेंगे। अनाज से पत्थर के टुकड़ों को चुनना ही हस्तचयन कहलाता है। एक बार पढ़ लेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल और दालों में से कुछ मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक लगता है। मतलब हस्तचयन विधि द्वारा पदार्थों को पृथक करना क्या लगता है? सुविधाजनक लगता है। समझ में आया? तो पृथक्करण की जो फर्स्ट विधि है हस्तचयन, हमने ये जाना कि हस्तचयन विधि द्वारा जो आपके गेहूँ है और दाल है, चावल है, उसमें कुछ मिट्टी के पत्थर है, कंकर है और भूसे के कुछ लकड़ियाँ वगैरह हो तो उन्हें अलग कर सकते हैं और ये करना सुविधाजनक होता है और प्राय हम घरों में इसी विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेसिंग का मतलब मैं सीधी सी भाषा में बताऊं तो जैसे हम खेतों से जो अनाज प्राप्त करते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, तो उन सबको क्या होता है कि खेतों में उसकी जो डंठला होती है, जो लकड़ी होती है, मतलब उससे जो जुड़ा हुआ होता है फल उसका, उस फल से उस लकड़ी को अलग करना और हमें एक प्योर सिर्फ अनाज मिलना ही थ्रेसिंग कहलाता है। और आजकल इसकी मशीनें चल गई है, उसमें सिर्फ उसको उस मशीन में डालना होता है और हमें अनाज एक तरफ मिलता है, उसका भूसा एक तरफ होता है। और जो पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते कि उस जो भूसे को, पूरा जो पेड़ होता था उसको एक साथ काट लेते और उन्हें या तो बैलों के माध्यम से, कि वो बैल उनके ऊपर चलाते थे, जब बैल जितना उसके ऊपर राउंड घुमाते थे बैलों का, तो उनके जो पैर होते थे ना बैलों के, उनके पैर के जो नाखून वगैरह होते थे बहुत मजबूत, उनसे तो उनकी कटिंग होती थी और जितना आप उन पर राउंड घुमाओगे बैल वगैरह का, उससे वो क्या होते हैं, उनकी कटिंग होती जाती है और अनाज एक तरफ होता जाता। और फिर अनाज तो एक तरफ नहीं होता लेकिन उसके अलग अलग हो जाते। बाद में उनको एक विधि आएगी आगे निष्प्रा या फिर उस एक प्रकार की विधि में आगे डिस्कस करूँगी, तो उसके माध्यम से, हवा के माध्यम से उनको अनाज और भूसे को अलग अलग कर लेते थे। तो थ्रेसिंग का मतलब आप जान ही चुके हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि आपने खेत और खलिहानों में गेहूँ और चावल की सूखी डंडलियों के गट्ठर देखे होंगे। वो गट्ठर बना लेते हैं बड़े बड़े सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले उसमें धूप से सुखाया जाता है और प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगते हैं। ये तो कई बच्चे जो गांव से रिलेटेड है वो अच्छे से जानते ही हैं कि ये किस प्रकार हम बाजरे की कटिंग करते हैं, गेहूं की, और फिर उनके गट्ठड़े बना लेते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठड़ों पर अलग अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधे कितने गट्ठड़ों से अनाज को कैसे पृथक करता है। जो प्राय हमारा जो किसान होता है उनको इस प्रकार की विधि काम में लेनी पड़ती है, क्योंकि वो जब खेत से इस अनाज को, इन गट्ठड़ों को काटते हैं तो सबसे पहले उन्हें सुखाते हैं। पहले गट्ठड़ों को सुखाते हैं, उन गट्ठड़ों को। तो कई बार तो क्या होता है, अनाज का जो जैसे बाजरे का जो डंठल है उसको अलग कर लेते हैं और बाजरा अलग कर लेते हैं। और सुखाना तो सबको ही पड़ता है। गेहूँ है तो सिर्फ उसको अलग नहीं करते, उसमें डायरेक्ट ज़मीन से कट करते हैं। तो मशीन है, उसमें मशीन में दे लो, नहीं तो पहले के ज़माने के लोग जो करते थे वो कर लो। आम और अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण जैसे कि आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जो अन्य के कण हैं उनको थोड़ी ना हम अलग कर सकते, इसलिए उनको उनकी डंठलियों से तोड़ना संभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंठलियों से कैसे? क्योंकि आज आप गेहूं के खेत में चले जाओ ना, तो लाखों, जो एक ही खेत में जो लाखों वो मिलेंगे पेड़, तो उनको क्या आप एक एक करके करोगे तो कोई महीना, 3-4 महीने तो आपको एक एक पेड़ की टहनी से उसके जो बाल होती है ना, गेहूँ की बाल, उसको अलग करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। आप पहले उनको काटिए, फिर उनको सुखाइए और सूखे पेड़ों की डंडियों में अन्य कणों और अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। फिर थ्रेशिंग के माध्यम से उन्हें अलग कीजिए। तो सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों को उपयोग में लिया जाता है। आजकल तो मशीनें आ गई, थ्रेशिंग मशीन, जिन्हें थ्रेसर कहते हैं, थ्रेशिंग मशीन। तो उन थ्रेशिंग मशीन में डाल दो, एक तरफ अनाज अलग मिल जाएगा, आपका जो चारा है जानवरों के लिए वो अलग हो जाएगा।
नेक्स्ट विधि है निष्पावन। निष्पावन, निष्पावन का मतलब है, पीछे का शब्द देखिए, पावन को पावन ना पढ़ के पवन पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? पवन, जिसे याद हो जाएगी। और ये जो महिला है ये क्या कर रही है, आपने गाँव में देखा होगा कि ये जो महिला है, जैसे कि इसके ये जो अनाज है, इसमें इस जो अनाज है इसमें क्या होता है, मिट्टी है, मिट्टी है, और क्या होता है, जो पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ सब मिले हुए हैं इसमें। तो क्या करेगी ये, जब हवा चलेगी ना, तो आपके जो भारी है, भारी तो इधर इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हल्का जो कचरा है जिसमें आपका जो आपका जैसे कि पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, जो हल्के हैं ना, वो सब उड़ के अलग हो जाएंगे। तो ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है। और पहले के लोग क्या करते थे, जो थ्रेसिंग के बाद जो थ्रेसिंग में जो क्या कटिंग हो जाती थी अनाज और उसकी भूसे की, और उसको अलग ही, जैसे गेहूँ वगैरह तो इधर इकट्ठे हो जाते, और जो चारा है वो इधर इकट्ठा हो जाता। आगे देखेंगे, सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण कीजिए। एक ऐसा मिश्रण कीजिए जिसमें रेत हो, लकड़ी का बुरादा हो और सूखी पत्तियां हो। इस मिश्रण को एक बार, हाँ अब पढ़िए। इस मिश्रण को प्लेट या समाचार पत्र के ऊपर रखिए, मतलब प्लेट में रख लो या फिर किस थाल में रख लो। मिश्रण को ध्यान से देखिए कि आप दोनों अवयव को आसानी से पृथक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप रेत है और उसमें मैं सूखी पत्ती मिला दूं, और क्या मिलाया था एक और चीज़, हाँ सूखी पत्ती है, लकड़ी के बुरादे हैं और रेत है, सबको मैंने मिला लिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इन्हें अलग कर सकते हो, तो आप अलग कर सकते हो क्या? आप क्या, कोई भी अलग नहीं कर सकता उनको इस तरह से। तो क्या आप दोनों अवयवों को, एक कणों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान है? अमाप का मतलब है साइज समान है। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? पूरा दिन क्या, पूरी साल भी नहीं कर सकते, तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपके रेत और रेत में से लकड़ी के बुरादे कितने बारीक होते हैं, लकड़ी के बुरादा, और साथ में कोई भी कागज़ के टुकड़े या फिर कुछ और भी मिला दीजिए, पत्तियों के टुकड़े मिला लीजिए, या फिर बारीक बारीक लकड़ी के टुकड़े मिला लीजिए, बहुत सारा कचरा होता है ना, वो सब मिला लीजिए छोटा छोटा, तो उसको नहीं अलग कर सकते। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी ऊँचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए और मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट या समाचार पत्र पर मिश्रण रखा उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाइए और थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। ये चीज़ आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जैसे वो महिला थी डायग्राम में, वैसे कि वैसे आपको ये चीज़ करनी है। ऊंचाई पे आप खड़े हो जाइए, जो परात वगैरह जिसमें आपने उस मिश्रण को लिया उसको थोड़ा तिरछा कीजिए और धीरे धीरे गिराइए। जिससे क्या होगा, जो भारी चीज़ है वो एक तरफ हो जाएगी, जो हल्का कचरा है वो एक तरफ उड़ के दूर चला जाएगा। क्या होता है कि क्या दोनों अवयव रेत व बुरादा, सूखी पत्तियों का पाउडर एक स्थान पर गिरते हैं? नहीं गिरते, सूखी पत्तियाँ अलग गिरती हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या कोई ऐसा अवयव है जो मिट्टी, आपकी जो मिट्टी है, सूखी पत्तियाँ है, लकड़ी का बुरादा, वो तो दूर जाके गिरेगा। क्या वायु और मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? यस, वायु होती है मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई, क्योंकि आपका जो रेत है वो एक तरफ गिरता चला जाएगा और आपके जो हल्की पत्तियां हैं वो एक तरफ चली जाएंगी। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का मतलब है ये पवन से रिलेटेड है। इसके वायु के माध्यम से हम दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं, दो या तीन से अलग चीज़ों को अलग कर रहे हैं। निष्पावन का जो उपयोग है पवनों या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यही है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हल्के और भारी अवयवों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा निष्पावन। तो निष्पावन विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? निष्पावन विधि का उपयोग हल्के और भारी अवयवों को एक दूसरे से अलग करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने में करते हैं। देखो, जो आज का जो किसान है इस विधि का उपयोग, पहली बात तो मशीनों ने इसका स्थान ले लिया है। थ्रेसिंग मशीन आती है, वो ऑलरेडी आपके अनाज को भूसे से अलग कर देती है। फिर भी क्या होता है कि जो 5% है ना, मशीन के नीचे ऐसा अनाज बच जाता है जिसे हमें अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लास्ट में जो 5% जो ऐसा अनाज, जो अनाज और भूसा मिक्स जो मिलता है ना मटेरियल, तो उसको इसी विधि के द्वारा आपका जो किसान है अलग करता है। ये देखो एक बार फिर से महिला देख लीजिए, जो अलग अलग शो कर रहा है। ये आपका अनाज है, ये भूसा है, ये अलग कर लिया, और ये सूप है,
या सूप किसी भी परात वगैरह को आप ले सकते हो। ये ऊंचाई पे खड़ी है, इसको थोड़ा सा इन्होंने टेढ़ा कर रखा है ताकि इस तरह से गिराए हवा की दिशा में, ये नीचे आए और ये इधर चला जाए। तो आप भी ट्राई करिए इन सब चीज़ों को। और हाँ, भूसे के हल्के कण हैं, पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाता है और भारी कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठ होकर एक ढेर बना लेता है और लगे भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में काम में लिया जा सकता है। तो आगे देखेंगे चालन तो इजी विधि है, क्योंकि चालन तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये आटा छान रही है। कई बार आटा है, मैदा है, बेसन है, कई चीज़ें छानते हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो चालन विधि को काम में लेंगे। कभी कभी हमने आटे के व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो हम इसमें उपस्थित चोकर है, अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं, जिसे आटा डालते हैं और निकल जाता है। होता है ना मैदान में से कई बार आप लठ है, जो कीड़े हैं, उनको इस विधि द्वारा पृथक करते हैं। चालन छन्नी है, आटा छानते हैं तो आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती है। जो छोटे छोटे आटे के जो छोटे कण हैं वो क्या होता है, वो तो निकल जाते हैं और बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती है। पर आटे में के मिल में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थर और भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूँ की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया, भूसा को निष्प्रभाव थ्रेसिंग के बाद गेहूँ में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। तो आपके दिमाग में एक सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा कि चालन विधि का उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, चालन विधि का प्रयोग वहाँ करते हैं कि जैसे कि आपने डंडिया और भूसे को तो जो निष्पावन थ्रेशिंग के बाद अलग कर लिया, उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ बारीक बारीक मिट्टी के कण वगैरह रह जाते हैं, तो उन्हें हम इसके द्वारा जब हम चालने में डालते हैं ना, तो क्या करते हैं, गेहूँ तो ऊपर रह जाते हैं, जो चालने में से गेहूँ तो निकलते नहीं हैं। तो और जो बारीक बारीक जो उनमें से जो छोटे छोटे बहुत से बारीक जो होते हैं ना अशुद्धियाँ, वो बाहर निकल जाती हैं। तो आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत या कंकड़ या पत्थर अलग करने के लिए काम में लिया होगा, लेते ही हैं इन सारी चीज़ों को काम में। जैसे कि जो डायग्राम है, हाँ, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या करता है, अब ये बजरी को भी आपने छाना है क्या, कभी छाना तो होगा ही। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बजरी डाल दी तो बारीक जो बजरी है वो तो इकट्ठी हो जाएगी, और उसमें जो कंकड़ पत्थर है वो इसी में रह जाएंगे। तो बारीक बजरी इधर और कंकड़ पत्थर इधर। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तिरछा ही करते हैं। जब तक आप तिरछा नहीं लोगे और तिरछा नहीं करोगे तो 2 जनों की आवश्यकता होगी, और 2 जनों को चलो कर भी लो 2 जने, लेकिन उसमें क्या, वो वजन बहुत ज़्यादा होता है, आपके हाथों में मसल्स है उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा है ना, तो आप सबसे पहले इसको तिरछा कीजिए, और एक आदमी ही इस काम को कर लेता है, तिरछा कर लेंगे और इसमें आप बजरी छन जाएगी और कंकड़ पत्थर अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे कि हम बजरी ना लेके गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ लेंगे ना तो गेहूँ क्या करेंगे, गेहूँ को छानेंगे ना तो गेहूँ तो इसमें रह जाएंगे, और जो बारीक बारीक आपके मटेरियल है ना वो निकल जाएगा, बहुत ही बारीक मिट्टी है वो सब निकल जाएगी। चालन द्वारा कंकड़ या पत्थरों को रेत से अलग किया जाता है। आगे जो क्रियाकलाप है इसको भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। कक्षा में एक चालनी, थोड़ा सा आटा लाइए, घर से लाइए, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए, उसको आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर आटा का पृथक कर सकते हैं क्या आप, मतलब ये कह रहा है कि आप चलनी लाइए, आटा लाइए और चौक लाइए, और चौक और आटे को एक साथ मिला लीजिए। चौक जानते हो ना, सफ़ेद सफ़ेद बारीक सा, और आटे को मिला लीजिए। तो क्या आप अलग कर सकते हो क्या, चालन के माध्यम से। तो चालन के माध्यम से हम आटे को और चौक के पाउडर को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चालन के माध्यम से हम ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं जो क्या होते हैं, जिनके जो अमाप होते हैं ना, जिनकी बनावट में जो उनकी जो साइज़ है उसमें अंतर हो। चौक का पाउडर और आटा एक ही साइज का है, जब एक ही साइज का है तो दोनों ही निकलेंगे, या तो दोनों ऊपर रह जाएंगे चालनी के ऊपर, या तो निकलेंगे ही नहीं, और निकलेंगे तो दोनों ही निकल जाएंगे। तो फिर मतलब क्या हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यही है कि चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है।
समझ में आया फ्रेंड? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि चालन विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे दो अवयवों को मापने में या फिर अंतर जिनके अमाप हो, मतलब जिनके कणों की साइज़ है उसमें अंतर हो, डिफरेंस हो, कोई छोटा हो तो कोई बड़ा हो, तो ऐसे को ही अलग करने में काम में ले सकते, बाकी नहीं ले सकते। जैसे कि हमने जो पिछले जो इससे पहले का जो पढ़ा था निष्पावन विधि, तो निष्पावन विधि के लिए हमने कहा था कि वहाँ हल्के और भारी कणों को अलग करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग में लेते हैं, क्योंकि हल्का कण है वो उड़कर दूर हो जाएगा और भारी है वो इकट्ठा होता जाएगा नीचे। उसी प्रकार चालन विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे दो अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा, जिसमें हमने सबसे पहले हस्तचयन विधि, उसके बाद हमने निष्पावन विधि, उसके बाद चालन विधि, 3 विधियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे और भी विधियाँ हैं जैसे कि अवसाधन है, निस्तारण है, निस्यंद है और आपका वाष्पन है, संगणन है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।